नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एमएल सारण पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 की, जिसमें पार्ट 2 हमने पढ़ लिए हैं। तीसरे पार्ट की बात करते हैं, जिसमें है वहन यानी सर्कुलेशन या मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वहन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रक्त यानी रक्त का सर्कुलेशन किस प्रकार होता है। दुर्बल क्षारीय प्रकृति यानी रक्त है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसकी pH 7.4 होती है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। पूर्ण अवस्था में नवजात में रक्त का निर्माण है वो प्लीहा के अंदर होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर है वो रक्त होता है। रक्त है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। मुख्य रूप से रक्त में 2 प्रकार की चीज़ें होती है, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा कणिकाएं होती है। प्लाज्मा का भाग है वो 45% होता है और कणिकाओं का प्लाज्मा का भाग 55% होता है और कणिकाओं का भाग है वो 45% होता है। प्लाज्मा के अंदर 92% जल होता है और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कणिकाओं में 3 प्रकार की कणिकाएं होती है या कार्पल्स होती है, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। ये 3 प्रकार की कणिकाएं हैं वो उपस्थित होती है। अब तीनों कणिकाओं की अलग अलग थोड़ी सी बात करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इनकी प्रकृति है वो लाल होती है, यानी लाल रंग की होती है। वाइट ब्लड जो सेल होती है, इनकी जो औसत आयु है वो 2 से 4 दिन तक होती है। इनका कार्य है वो प्रतिरक्षा का कार्य होता है। ये हमारे शरीर के सैनिक कहलाती है। प्लेटलेट्स है, इनकी उम्र 10 दिन होती है। ये रक्त का थक्का जमाने में काम में आती है, यानी चोट लगने पर कहीं ब्लड की जो लगातार फ्लोटिंग होती है उसको रोकने का काम है वो करता है। इसके अलावा रक्त के कार्य क्या हैं, देखिए। O2 व CO2 का वातावरण व ऊतकों के मध्य विनिमय करता है, यानी ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। पोषक तत्वों का परिवहन करने का काम करता है। शरीर के pH को कंट्रोल करने का काम करता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन करने का कार्य करता है। हार्मोन का सर्कुलेशन ब्लड के साथ मिला करके हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये रक्त के कार्य, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि रक्त के कार्य क्या है, तो ये रक्त के कार्य हैं, आपको अच्छी तरह से इनको याद करना है। ये सब संचालित करने वाला जो अंग होता है वो हृदय होता है, जो हमारे शरीर का मुख्य अंग होता है। और हृदय एक ऐसा अंग होता है जो लगातार चलता रहता है। ये हमारे जन्म के कुछ समय पहले से ही ये वर्किंग स्टाइल में आ जाता है और अंतिम क्षण तक ये लगातार चलता रहता है। इसका आकार है वो हमारे मुट्ठी के आकार के होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। कुछ भाग बाईं तरफ होता है। इसको पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पंप करने का कार्य करता है। ये मुख्य रूप से इसके 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। 2 आलिंदों में से एक दायां आलिंद एक बायां आलिंद होता है और नीले में से एक दायां नीले और एक बायां नीले होता है। कुल मिलाकर के इसके 4 पार्ट होते हैं और 4 पार्ट को मिलाकर के एक पार्ट बनाया जाता है, जिसको हृदय कहते हैं। तो मनुष्य का हृदय है वो 4 कक्षीय हृदय होता है। ये 2 प्रकार के डायग्राम इसमें दिए हुए हैं। इन दोनों प्रकार के डायग्रामों में अंतर क्या होता है, देखिए। जो
1 नंबर डायग्राम दिया हुआ है, एक 2 नंबर डायग्राम दिया हुआ है। जब हमें पूछा जाता है कि हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए, तब हमें ये डायग्राम बनाना है। ये संरचना पूछी जाती है, तब डायग्राम बनाना है। और ये हमारे शरीर में दूसरा कि रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है, या रक्त की क्रिया प्रणाली को समझाइए, या दोहरा रक्त परिसंचरण कैसे होता है, तब ये डायग्राम बनाना है। अब क्यों बनाना है, देखिए इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। संरचना का मतलब होता है हृदय का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, ये कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, इसकी शेप एंड साइज़ क्या होती है, इसके बारे में हमें वर्णन करना होता है। न कि हमें ये वर्णन करना होता है कि ये कार्य कैसे करता है, ना, हमें ये बताना होता है कि इसका शेप एंड साइज़, आकार कैसा होता है, कि कौन कौन से अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तब हमें ये प्रथम डायग्राम है वो बनाना है, जिसमें हमें ये बताना है कि हृदय है वो 4 कक्षीय होता है, 2 निल्ले होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, जिनको दायां निल्ले और बायां निल्ले, दायां आलिंद और बायां आलिंद कहते हैं। कौन सी धमनियाँ है जिनसे ब्लड का वापस शरीर में पंपिंग होता है, किसके माध्यम से शरीर के अंदर ब्लड है वो आता है, ये सारी चीज़ें हैं वो हमें संरचना के अंदर बतानी होती है। जबकि जब इसकी क्रिया प्रणाली पूछी जाती है, कि क्रिया प्रणाली पूछी जाती है, जिसमें हमें दोहरा रक्त परिसंचरण के नाम से भी पूछा जाता है, ब्लड का रक्त परिसंचरण कैसे होता है वो भी पूछा जाता है। तब हमें इसकी संरचना का वर्णन नहीं करके हमें बताना है कि ब्लड है वो किस प्रकार हमारे शरीर से कहाँ से बहना शुरू होता है, किस प्रकार O2 और CO2 का परिसंचरण करता है। तब हमें ये डायग्राम बनाना है। इन दोनों डायग्रामों की आप रफ कॉपी के अंदर बार बार बना करके इनकी प्रैक्टिस है वो करना ज़रूरी हुआ है। देखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र की जो हम बात कर रहे थे, ये एक डायग्राम नीचे दिया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है वो हमें समझाना होता है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, बहुत सरल है। एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। देखिए दोहरा रक्त परिसंचरण प्रणाली क्या है। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निल्ले और बायां निल्ले। हम किसी एक स्थान से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं बायां निल्ले से। बायां निल्ले से शुद्ध रुधिर है वो बाहर निकलता है, धमनी के द्वारा बाहर आता है, जिसे महाधमनी कहा जाता है। यहाँ से ब्लड है वो कहाँ आता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में यदि शुद्ध रुधिर जाता है, इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन ये प्रत्येक कोशिका को देता है और वहाँ से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक जब ब्लड आता है तब शुद्ध होता है, कहाँ तक, शरीर के विभिन्न भागों तक। शरीर के विभिन्न भागों से वापस ब्लड है वो इकट्ठा होता है। इस समय इसमें CO2 होती है और ये वापस है वो शिराओं के द्वारा कहाँ जाता है, ये दायां आलिंद में जाता है। दायां आलिंद से त्रिवलय कपाट होते हैं, जिससे ये दायां निल्ले के अंदर जाता है और दायां निल्ले के अंदर अशुद्ध रक्त है वो इकट्ठा हो जाता है और वो इकट्ठा होकर के कहाँ जाता है, फेफड़ों के अंदर जाता है। फेफड़ा एक वो फैक्ट्री होती है जिसके अंदर सफाई होती है ब्लड की, यानी इसके अंदर शुद्ध किया जाता है। ऑक्सीजन मिला दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस बाहर निकाल ली जाती है, जिसको निःश्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से वापस रक्त का शुद्धिकरण होता है और ये शुद्ध रक्त है वो वापस कहाँ आ जाता है, बायां आलिंद में, और बायां आलिंद से वापस कहाँ आ जाता है, बायां निल्ले में, और बायां निल्ले से वापस उसी स्थान पर आ जाता है शुद्ध रुधिर महाधमनी के माध्यम से शरीर में। तो इसमें इस प्रकार हमें एक निश्चित रास्ते के अनुसार चलना है। ये तब बताया जाता है जब हमें पूछा जाता है रक्त का परिसंचरण समझाइए। तो ये था रक्त का परिसंचरण। इस रेखा चित्र को भी आप बार बार बनाएं और समझें। इसके बाद है रक्त
दाब, जिसको ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। देखिए रक्तदाब क्या होता है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ये दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन और संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब व नीले अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm तथा अनुशीतलन दाब है वो 80 mm होता है। यानी हमारे शरीर में बहने वाला रक्त है वो शिराओं और धमनियों की दीवारों पर कितना दाब डालता है उस दाब को रक्त दाब कहते हैं। ये दाब दो प्रकार के होते हैं, जिनको प्रकुंचन यानी संकुचन और शीतलन दाब कहते हैं। जिसको संकुचन और शीतलन दाब कहते हैं। संकुचन दाब का मान 120 mm होता है और अनुशीतलन का है वो 80 mm होता है। और ये एक डायग्राम बताया गया है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बीपी, जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, को चेक करता है। एक निश्चित उसके पास एक यंत्र होता है, उस यंत्र के माध्यम से ये हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर मापता है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है। ये दो प्रकार के दाब हैं, जिसको प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब कहते हैं। प्रकुंचन दाब क्या होता है? धमनी के अंदर दाब जब नीले संकुचित होते हैं तो लगता है। यानी नीले का जब संकुचन होता है जो दाब लगते हैं उसको प्रकुंचन दाब कहते हैं। ये धमनी के अंदर का दाब होता है। अनुशीतलन दाब नीले अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर दाब उत्पन्न होता है। यानी नीले का जब अनुशीतलन होता है तब जो दाब लगता है उसको अनुशीतलन दाब कहते हैं। इसका माप है वो 120/180 होता है, यानी अधिकतम 20 और न्यूनतम 80 होता है। इसका मापने वाला जो यंत्र होता है जिसको स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं या रक्तचाप मापी यंत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार ब्लड का वहन होता है, परिसंचरण होता है। ब्लड के साथ साथ कुछ लसिका द्रव्य होते हैं, उनका भी परिवहन होता है। लसिका द्रव्य क्या होते हैं? लसिका तरल द्रव्य कोशिकाओं से मिलकर नाउत्तक होता है। रुधिर में प्लाज्मा की तरह उपस्थित होता है। रुधिर में प्लाज्मा की तरह उपस्थित होता है। इनके कण बहुत महीन होते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन जो लसिका वहन में सहायता करते हैं में भी उपस्थित होता है। लसिका के कार्य क्या होते हैं? लसिका है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा वहन में सहायक होता है। पचा हुआ तो ओछी आंत यानी बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत जो आकार में छोटी होती है, आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन करता है। अतिरिक्त तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य करता है और लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य करता है। तो ये लसिका के कार्य हैं। इसके साथ है पादपों में परिवहन कैसे होता है। पादपों में परिवहन के लिए दो प्रकार के उत्तक होते हैं, जिसे जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक कहते हैं। देखिए दोनों की थोड़ी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जाइलम उत्तक पादप तंत्र का एक अवयव है। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी जाइलम है वो जड़ों से अवशोषित पदार्थों को या यूँ कहें कि खनिज पदार्थों को और जल को जड़ों से अवशोषित करके पौधे के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने वाली जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको जाइलम कहते हैं। ये निर्जीव उत्तक होते हैं। ये 4 प्रकार की नलिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। इनकी भित्ति है वो मोटी होती है। वो पौधे की जड़ के अंतिम सिरे से लगा करके पौधे के टॉप पॉइंट पत्तियों तक इनका कनेक्टिविटी रहती है। फ्लोएम पौधे की पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पत्तियों से पौधे के प्रत्येक भाग तक यानी अंतिम छोर जड़ों तक भोजन को पहुंचाने वाली कोशिकाओं के समूह को
फ्लोएम ऊतक कहते हैं। ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ये सजीव ऊतक होते हैं। इनमें चालनी नलिकाएं होती है जिनके अंदर छोटे छोटे चालनी के समान छिद्र होते हैं। इनकी भित्ति है वो मोटी नहीं होती है। भोजन या दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरी मुखी व अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम एटीपी ऊर्जा से परासरण दाब द्वारा स्थानांतरित होता है। तो ये था मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम में अंतर या ये किस प्रकार कार्य करते हैं। अब है उत्सर्जन तंत्र। पहले मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। किसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र? ये शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो व्यवस्था होती है या जो तंत्र काम करता है, उस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और उन पदार्थों को जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उन पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ या नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: अमोनिया युक्त, यूरिया युक्त और यूरिक एसिड युक्त। अमोनिया युक्त अमोनिया उत्सर्जन या अमोनियोत्सर्जन या प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। यानी जिन पदार्थों में मुख्य रूप से अमोनिया है वो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में होता है। ये मुख्य रूप से मछलियों में, उभयचरों में और जलीय कीटों में होता है। यूरिया जिसमें उत्सर्जी पदार्थ है वो मुख्य रूप से यूरिया होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्तनधारी मनुष्य भी इसमें शामिल है और कुछ मछलियाँ। तीसरा है यूरिक अम्ल। जिनके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है वो यूरिक एसिड होता है। वो यूरिक अम्ल अपशिष्ट पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, जैसे पक्षी, सरीसृप और कीट। तो 3 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। ये है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। ये 2 मुख्य अंग होते हैं जिनको वृक्क कहते हैं या किडनी कहते हैं। एक बायां वृक्क होता है, एक दायां वृक्क होता है। इसमें बाहर से इस प्रकार ब्लड है वो अंदर आता है, ब्लड का छनन होता है, यानी साफ होता है, और साफ ब्लड है वो वापस शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है और उनकी अशुद्धियाँ जो होती है उन अशुद्धियों को किस में डाल दिया जाता है? इन मूत्र नलिकाओं के द्वारा मूत्राशय में डाल दिया जाता है, जहाँ से इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें 2 किडनी होती है, 2 वृक्क होते हैं जिसको दायां वृक्क और बायां वृक्क कहते हैं। और इन वृक्क की आगे की जो कनेक्टिविटी है वो दोनों तरफ से 2 नलिकाओं के माध्यम से होती है। इन नलिकाओं को मूत्र वाहिनी कहा जाता है। दोनों मूत्र वाहिनियाँ हैं वो आगे छोटी सी थैली के अंदर इकट्ठी हो जाकर मिल जाती है, जिसको मूत्राशय कहते हैं, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है या अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे होते हैं जो ब्लड से, जो रक्त से छन करके बाहर निकाले जाते हैं और इनको समय समय से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था मनुष्य का उत्सर्जनी तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए वृक्क है वो मुख्य उत्सर्जन के अंग हैं। अभी हमने पढ़ा था 75 से 80% तरल, 75 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर करता है। यानी हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनमें से 75 से 80% तक के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। तो शरीर में स्थापित रसों का नियंत्रण, यानी
शरीर में विभिन्न प्रकार के जो रस है उनका जो स्त्रावण होता है उनको ये कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। सेम के दाने की आकृति तथा गहरे भूरे रंग के होते हैं। इसकी मध्य सतह पर खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इस प्रकार ये खांच होती है। हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्कीय श्रेणी होती है। वृक्क के बाहरी भाग को वल्कुट कहते हैं। मध्य भाग है उसको मध्यांश या मेडुला कहते हैं। वृक्क कहीं लाखों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। छोटी से छोटी जो इकाइयाँ होती हैं जिनको वृकाणु या नेफ्रॉन्स कहा जाता है, इनको वृकाणु या नेफ्रॉन्स कहते हैं। वृकाणु की संरचना कैसी होती है ये देखिए। ये एक वृकाणु होता है, ये एक वृकाणु है। इस वृकाणु में या नेफ्रॉन्स कहते हैं इसको, ये लाखों की संख्या में होते हैं और लाखों की संख्या में ये वृकाणु मिलकर के एक वृक्क का निर्माण करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है ये, जो इस प्रकार कीप के आकार का होता है। इस प्रकार ये कीप के आकार की जो संरचना होती है जिसको बौमन संपुट कहा जाता है। इसमें वृक्क धमनी की शाखा अंदर आती है जो अशुद्ध रुधिर लेकर के आती है, वापस यहाँ से इसका शुद्धिकरण होता है। उसके आगे का अनियमित आकार की संरचना इसकी होती है। कोई नियमित आकार की संरचना आगे नहीं होती है, लेकिन ये नियमित आकार की संरचना होती है इस प्रकार की, जिसको हेनले लूप कहा जाता है। ये हेनले नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि वृकाणु में इस प्रकार का एक लूप पाया जाता है जिसको उनके सम्मान में हेनले लूप कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये अनियमित आकार की इसकी संरचना होती है और अंत में ये एक संग्राहक वाहिनी होती है। इसमें बहुत सारे जो वृकाणु होते हैं उनका अंतिम शिरा आकर के मिलता है और ये वृकाणु का अंतिम पार्ट होता है। और ये संग्राहक नलिका के अंदर बहुत सारे वृकाणु के अंतिम सिरे आकर के मिलते हैं। इसमें से अतिरिक्त जो जल है उसको बाहर निकाल करके वापस शरीर के अंदर डाल दिया जाता है और अशुद्ध भाग होता है, अशुद्ध पदार्थ होते हैं, उनको मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वृकाणु और मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र दोनों के डायग्राम आपको बार बार बना करके थोड़ा सा प्रयास करना है, कोशिश करनी है इसकी। इसके बाद है बौमन संपुट। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये नेफ्रॉन्स के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले कप के आकार का थैला होता है। इसमें शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस का एक शिरा जो बौमन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है तथा दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क शिरा से जुड़ा रहता है। वृक्क नलिका, प्रत्येक वृक्क नलिका में समीपस्थ नलिका हॉनरो लूप, ये हेनले लूप कहते हैं इसको, दूरस्थ नलिका जैसे भाग जो संग्रह की नलिका में खुलते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। मूत्राशय, वृक्क के मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है। ये थैलेनुमा संरचना होती है। ये वही भाग है जो हमने पीछे पढ़ लिया था। मूत्रवाहिनी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक लाने का काम करती है। मूत्र मार्ग, इसके द्वारा मूत्र शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है? एक गुच्छीय निस्पंदन है। प्रति मिनट 1000 से 1200 मिली रक्त का निस्पंदन होता है, निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो वृक्क नलिका से गुजरते हुए मूत्राशय के अंदर चले जाते हैं। पुनः अवशोषण, वृक्क नलिका की दीवारें घनी उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषित करके रक्त में डाल देती है
और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर जाने देती है। स्रावण मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में लाया जाता है। मूत्र का मूत्र नली में प्रवेश, मूत्र नली का मूत्राशय में खुलना, मूत्र मार्ग का उत्सर्जन। इसके बाद है पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग है वो नहीं पाए जाते हैं। इसमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल है वो बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत से पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित होते हैं। जब हमने 9th क्लास के अंदर कोशिका की संरचना पढ़ी थी, उसमें हमने एक पढ़ी थी रसधानियाँ या रिक्तिकाएँ, और वनस्पति कोशिका का लगभग 60% भाग है वो रिक्तिकाओं से घिरा हुआ होता है, जिसमें पौधे के जीवन पर्यंत जो अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे होते हैं वो इन रिक्तिकाओं के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, क्योंकि पौधों में विशेष प्रकार का कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। अब है कृत्रिम अपोहन या डायलिसिस। जिन व्यक्तियों के अंदर वृक्क है वो काम करना बंद कर देते हैं, अपना वर्क करना बंद कर देते हैं, तो ब्लड के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उन अपशिष्ट पदार्थों को साफ करना ज़रूरी होता है, बाहर निकालना ज़रूरी होता है। रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों को रुधिर से अपोहन करके या डायलिसिस करके एक कृत्रिम वृक्क द्वारा ब्लड को अलग और नाइट्रोजनी पदार्थों को अलग किया जाता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्रासरण दाब की प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है, जिसको डायलिसिस या अपोहन कहते हैं। ये देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें व्यक्ति है, उसमें 2 प्रकार के यहाँ देखिए इंजेक्शन लगे हुए होते हैं, जिसमें तीर के निशान से समझाया गया भी है। यहाँ से ब्लड है वो बाहर निकलता है, यहाँ आता है और इसमें चला जाता है। ये एक कृत्रिम है वृक्क है। ये क्या है? कृत्रिम वृक्क है। और ये क्या करता है, इसमें चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जिस झिल्ली में से ब्लड को छान लिया जाता है और अशुद्ध पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। ये अशुद्ध पदार्थ हैं वो अलग हो जाते हैं और शुद्ध रक्त है वो अलग हो जाता है। इसमें विशेष प्रकार के एक अपोहन विलयन मिलाया जाता है और अपोहन विलयन के माध्यम से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से शुद्ध रक्त अलग हो जाता है, नाइट्रोजनी पदार्थ है वो अलग हो जाते हैं। शुद्ध रक्त को वापस मनुष्य या शरीर में चढ़ा दिया जाता है और अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अपोहन के लिए ताज़ा विलयन, अपोहन के बाद विलयन या यूरिया तथा अतिरिक्त लवण, इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इथाइल एल्कोहल बनता है तो अवायवीय श्वसन के माध्यम से बनता है। रुधिर में थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं हैं तो प्लेटलेट्स हैं या बिंबाणु हैं। रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र है इसको स्फाइगोमैनोमीटर कहा जाता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है, प्रोटीन का पाचन किया जाता है। स्वस्थ मानव का सामान्य जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है? 120/80 होता है। श्वसन किसे कहते हैं? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, इसका रासायनिक सूत्र हमने पीछे पढ़ा था, फिर एक बार आप इसको लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें। कवक अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं? फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम
आदि कवक भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। इसके बाद उनका अवशोषण व पोषण प्राप्त करते हैं। किन्हीं दो एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम। उस प्राणी का नाम लिखिए जिसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। तो मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। मनुष्य के शरीर में 2 बार जाता है, इसीलिए मनुष्य के शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पादपों और जंतुओं की तुलना में पादपों को जंतुओं की तुलना में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों और मृत कोशिकाओं का बना होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मनुष्य को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पादपों के कहीं 2 अपशिष्ट उत्पादों के नाम लिखिए। ये उत्पाद किस ऊतक में संचित रहते हैं? रेजिन और गोंद। ये अपशिष्ट उत्पाद विशेष रूप से पुराने जाइलम नामक ऊतक में संचित रहते हैं। यदि मनुष्य में डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया बंद हो जाएगी। अब अमीबा में पोषण विधि का चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए। तो ये चीज़ हमने पीछे पढ़ ली थी, एक बार पुनः आप यहाँ इसको पढ़ें, लिखें, याद करने की भी कोशिश करें। ये इसका डायग्राम है। ये डायग्राम पीछे भी दिया हुआ है कि किस प्रकार अमीबा है वो खाद्य भोजन या पोषण की विधि किस प्रकार है, किस प्रकार खाद्य पदार्थों को प्राप्त करता है, किस प्रकार अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। तो इस डायग्राम को बार बार आप अपनी रफ कॉपी में बना करके प्रैक्टिस करें। मरुद्भिद पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अन्य पौधों से किस प्रकार भिन्न होती है? तो मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनता है, जबकि अन्य सामान्य पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में पूर्ण हो जाती है। एकल रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था मछलियों में होता है, इसमें एक बार ब्लड का सर्कुलेशन है वो हृदय से गुजरता है। एक बार हृदय से जिसमें ब्लड गुजरता है वो एकल परिसंचरण होता है। तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? इनके कार्य लिखिए। तो ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है। तरल संयोजी ऊतक एक बार आप वापस पढ़ सकते हैं। रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र, इस चित्र को हमने पीछे पढ़ लिया था कि 4 कोष्ठीय संरचना होती है। मुट्ठी के आकार की इसकी संरचना होती है। कौन सी शिराओं के द्वारा इसमें रक्त लाया जाता है, शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। तो ये संरचना का डायग्राम हमने अलग पढ़ा था, कार्य प्रणाली का अलग पढ़ा था। तो डायग्राम है वो पीछे दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको वापस प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं। दीर्घरोम क्या होते हैं, इसका महत्व है। ये शुद्धांत्र में होते हैं, अंगुली जैसे प्रवर्ध जैसी संरचनाएं जो अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तो इसको भी पढ़ करके आप याद करें। यकृत के कार्य, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। ये सभी ग्रंथियों को लगभग नियंत्रित करने का कार्य होता है। पीत रस का संश्लेषण भी करती है, यूरिया का संश्लेषण भी करती है, वसा का पायशीकरण भी करती है। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, इनको भी आप याद करें। दंत क्षरण किसे कहते हैं? दांतों का क्षरण, भोजन के उपरांत दांतों को साफ नहीं करने से उसका ऊपरी भाग है वो अम्ल के कारण धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है। तो ये प्रक्रिया है, इसको भी आप इसमें से आराम से पढ़ें और याद करें। उसके बाद है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण प्रक्रिया। ये क्वेश्चन अभी आया था कि प्लेटलेट्स है उसका कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाले तीनों घटनाओं को समझाइए। ये तीनों घटनाएँ दी गई है, इन तीनों को आराम से पढ़ें, याद करें। पीछे हमने इसकी डिटेल है वो पढ़ी थी। निबंधात्मक प्रश्न है, रंध्र किसे कहते हैं? इसके खुलने और बंद होने की क्रिया का
वर्णन कीजिए। तो वीडियो को आप बीच में रोक करके इसको ध्यान से पढ़ें। पीछे हमने इसकी पूरी डिटेल से स्टडी की है, तो यहाँ आप एक बार पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ें और याद करें। इसके डाउन में डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम हमने पीछे भी पढ़ा था। खुला रंध्र और बंद रंध्र, जिसमें द्वार कोशिकाएं, रंध्र और हरित लवक होते हैं। इसमें भी यहाँ वीडियो को आप स्टॉप करें और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस अवश्य करें। हृदय रुधिर को किस प्रकार से पंप करता है, नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। ये अभी हमने पढ़ा था इसी वीडियो के अंदर। ये डायग्राम नीचे दिया हुआ है, तो इस डायग्राम को आपको बनाना है और इसको वीडियो को बीच में आप रोकें और आराम से इसको पढ़ें कि हमारा हृदय वो एक पंप की समान कार्य करता है और किस प्रकार इसका ब्लड का सर्कुलेशन जो एक स्थान से आपको शुरू करना है और दोहरा परिसंचरण करते हुए उसी स्थान पर वापस पहुंचना है। जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीव का अनुरक्षण करने वाले महत्वपूर्ण आवश्यक प्रक्रम का वर्णन कीजिए। जो हमने पीछे पढ़ लिए थे, पोषण है। वीडियो को रोकें और पोषण को एक बार पूरा पढ़ें वापस कि पोषण की प्रक्रिया क्या है। जीव प्रक्रम के अंदर ये समस्त प्रकार की चीज़ें आती है जो हमने पढ़ा था। पोषण जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है, श्वसन जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है, ये हमने इसी के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो वीडियो हैं उसमें हमने पढ़ा था। वीडियो के पार्ट नंबर 3 के अंदर वहन और उत्सर्जन है, वो हमने पढ़ा था। तो ये था लेसन नंबर 6, जीव प्रक्रम, और ये लेसन यहीं समाप्त होता है। और मेरे यूट्यूब चैनल ML सारण को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो है वो आपको फ्लैश के रूप में मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।